नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। पिछले 48 घंटे में 2 बड़ी घटनाएँ जो मुझे दिखी, वो हुई हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ घंटे पहले भोजशाला को लेकर के एक जजमेंट आया और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इस बार तो अयोध्या की तरह हमने किसी विवादित ढांचे को गिराया नहीं। उसका एक और कारण है कि गिराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उस विवादित ढांचे के ऊपर टोपी पहना करके रिक्लेम कर लिया गया था बाबरी के नाम पर। यहाँ तो पूरा का पूरा ढांचा मंदिर का जस का तस था। बस कुछ शिवलिंग उखाड़ करके सरस्वती माता के मंदिर को यहाँ-वहाँ रिप्लेस करके बाकी पूरा कब्जा लिया। तो कब्जाने की टेक्निक पुरानी है। दूसरी घटना ये हुई है केरल में, जहाँ मुस्लिम लीग की सरकार बनी है। आई रियली डोंट सी कि कांग्रेस की सरकार बनी है, वो अलायंस में बनी है। तो मुस्लिम लीग की सरकार बनी, जिस प्रकार के नारे लगे मुस्लिम लीग के समर्थकों के द्वारा केरला के अंदर, वो नारे कुछ-कुछ वैसे ही थे जैसे 1946 में या अ, यूँ कह लें कि खिलाफत आंदोलन के बाद या उस वक़्त जो हो रहा था केरल में, वैसा बिल्कुल वही सेम चीज़ है। अब इन दोनों का असर क्या राजनीति के कारण है, एक जगह भाजपा की सरकार है, उस कारण है या दूसरा ये है कि हिंदुओं को डायरेक्ट थ्रेट जिस प्रकार से मिला केरल में और यहाँ पर समाज के अंदर हुए परिवर्तन का असर। इन सभी गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आदरणीय अनुपम मिश्रा सर हैं। प्रणाम सर। नमस्कार अभिषेक। पर घटना तो जबरदस्त हुई और जजमेंट भी बड़ा कमाल का है। लंदन के रखी संग्रहालय में सरस्वती माता की मूर्ति को भी वापस लाने के लिए निर्देश किया। नमाज पर कंप्लीट रोक और मैनेजमेंट पूरी तरह से एएसआई के हाथ में। जी सर। हाँ देखिए, एक्चुअली यहाँ पे जो मूर्ति थी वो लंदन के चोर बाजार में है और सरकार को बोला गया है कि प्रयास कीजिए उसको वापस ले आए। और दूसरा ये कि जो नमाज पर पूर्ण रोक है, ये एक्चुअली पहले एसआई का आदेश था जिसको बेसिकली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। रद्द भी इसलिए कर दिया क्योंकि अब कोई विवाद बचा नहीं। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये वाग्देवी का मंदिर था और वाग्देवी का मंदिर ही है, राजा भोज का बनाया हुआ। तो जब विवाद खत्म हो गया तो फिर नमाज कैसे होगा? एक बार आपने उसको मंदिर मान लिया तो फिर उसमें नमाज का कोई सेंस नहीं बैठता है। और मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बाकी तो मैंने कहा ना, ये वो सब जगहें हैं, ये हो गया और ये ज्ञानवापी हो गया। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आंख का अंधा हो आदमी, टटोल के देखे तो भी पता चल जाए कि मंदिर है। इसी तरह भोजशाला जाइए तो आपको समझ में आ जाता है कि मंदिर है। लेकिन आप सोचिए, आपके आपके हवन कुंड में वजू हो रहा है। मतलब एक अजीब सा वहां पे माहौल उन लोगों ने बना रखा है। अब जो भी है जैसे भी है, अब ये तो पहले भी मालूम था कि ये मामला हाई कोर्ट से तय नहीं होगा, डिवीजन बेंच का आदेश है और जजेस ने खुद जाके मौके पर दौरा किया है। अच्छा, जो एक बात आप बड़ी गजब की देखेंगे, जब भी इस तरह का कोई मामला आता है, चाहे वो काशी का हो, मथुरा का हो, दिल्ली का हो, भोजशाला का हो, तो पहली डिमांड ये होती है मुस्लिम पक्ष की, साहब जांच नहीं होने देंगे। मतलब पहली डिमांड जिसपे ये हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, वो जाकर ये कहते हैं कि साहब हम एएसआई को जांच नहीं होने देंगे, एएसआई की जांच नहीं होने देंगे। मतलब पहला जो रिफ्यूजल होता है कि साहब जांच ना कराइए, जांच ही ना कराइए। तो अब ये तो मतलब, और ऐसा नहीं है कि वो केवल एक बार कहा जाता है। उस मुद्दे को ले पहले आप उसको ट्रायल कोर्ट में कहते हैं, हाई कोर्ट में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं। उसी मुद्दे पे आप केवल जांच होनी भी है या नहीं होनी है, इस पे आप सालों उसको लटकाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बात यह कि इस बार हाई कोर्ट के दोनों जजेस मौके पे, हालांकि उन्होंने एसआई की रिपोर्ट देखी थी, वीडियोस देखे थे, तो अजीब अजीब किस्म के उसमें वो थे कि ये कलर नहीं है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट, अजीब मतलब बेकार के उसमें ऑब्जेक्शंस किए। तो हाई कोर्ट ने कहा चलिए हम जाके खुद ही देख लेते। तो मौके पे हाई कोर्ट के दोनों जज चले गए, तो जाके देख कर आए और उसके बाद आज उन्होंने फाइनली जो फैसला सुनाया है, और अगर आप फैसला देखेंगे तो सब आपको समझ में आएगा कि उसमें कुछ भी कलम रखने की जगह नहीं है।
लेकिन आप भी जानते हैं कि ये सब मुद्दे अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ सालों लटके रहते हैं। ये एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण इस समय इसलिए है क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत इन लटकने वाले मामलों को एक एक करके निपटाते जा रहे हैं। और जो आपने एक उसकी बात कही कि केरल में जिस तरह के नारे लग रहे हैं वो तो हमने 1946 में सुने थे। तो थोड़ा अभिषेक मैं आपको दिखाऊं कि आज से 3 साल पहले 2023 में मैंने ये पोस्ट किया था। अगर आप लिंक भेजेंगे तो मैं दिखा पाऊंगा, अगर आप लिंक मैं पूरा ही तुरंत भेज दे रहा हूं। 2023 से मैंने ये पोस्ट किया था कि मुस्लिम यूथ लीग की रैली में नारे लग रहे हैं और पूरा वीडियो पोस्ट किया था, हिंदुओं को मंदिरों में ही मार कर लटका दो, जिंदा जला दो। तो भैया उस समय तो वामपंथी सरकार थी ना, उस समय तो ऐसा नहीं था ना कि ये मुस्लिम लीग की सरकार थी, उस समय वामपंथी सरकार थी, तब भी इस तरह के नारे लग रहे हैं। सरकारें कोई भी हो, केरल में जिस तरह पश्चिम बंगाल में बताते हैं उस तरह केरल में लगातार निरंतर पिछले दशकों से वहां पे आरएसएस वालों की, हिंदुओं की हत्या होती रही है। कोई नई बात नहीं इसमें, आप जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो इसको जिसका एग्जाम्पल देने के लिए आपको 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे तक जाना हो। नहीं, जो हो रहा है लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है, हर साल हो रहा है, हर दिन हो रहा है और डंके की चोट पे हो रहा है। बाकी लिंक मैंने आपको भेज दिया, इसको सुनिए, देखिएगा आप, और इस वीडियो को आप देखिएगा कि कहीं इसमें कोई कमी नहीं है। और ये बात और कमाल की है कि जिस मुस्लिम लीग ने इस देश के बंटवारे की नींव रखी, जिसने इस देश को 3 टुकड़े में काटा, आज उसी मुस्लिम लीग का एक हिस्सा इस देश की 2 अहम राज्यों में सरकार चला रहा है। जुलाई 2026-23 जुलाई 2023 है, 26 नहीं 23 है जी, जुलाई 26 2023, राइट। सर ये जो परिस्थितियों का ये जो निर्माण है, क्या ये हर 100 साल के टाइम फ्रेम पे ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं पढ़ रहा बात था अभिषेक, हर 100 साल का टाइम फ्रेम क्या है दोस्त, लगातार चल रहा है भाई। जिस दिन पाकिस्तान बना तो उसके बाद एक दिन ये बात हो गई थी कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये कहाँ टाइम फ्रेम, वो तो एक निरंतर कार्रवाई है जो केवल भारत में नहीं दुनिया भर में चल रही है, एक दिन के लिए नहीं रुकी। नहीं ठीक है, बीच में मतलब शुरू में तो 10, 12, 15 साल तो ये चुप ही रहे, ये अपना ट्रू कलर तो एक बार चीजें इनके हिसाब से होने लगी। अरे कैसे चुप रहे भाई, कैसे चुप रहे? सरदार पटेल को कहना पड़ा कि आज जो लोग मुस्लिम आरक्षण मांग रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। हाँ, ये पार्टीशन के 6 महीने 8 महीने बाद की बात है। कहा, वो तो पहले से, वो तो जैसे ही देश में जो लोग रह गए उन्होंने आरक्षण की डिमांड करनी शुरू कर दी कि मुसलमानों को अलग आरक्षण दे दो। तो कहा, वो तो मुस्लिम लीग के ही कोर लोग रह गए थे ना, वो तो कोर लोग रह गए थे, बड़े तीसरे नंबर के जो आदमी थे वो चुप रहे, कहाँ चुप रहे? हमको तो किसी दौर में कहीं बात सिर्फ इतनी है कि पहले थोड़ी बहुत बनावट थी, पहले थोड़ा बहुत घुमा फिरा के होता था। पहले मैंने हमेशा इसको बॉलीवुड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया अभिषेक, एक जमाने में मुस्लिम एक्टर्स हिंदू नाम से आते थे, दिलीप कुमार, मीरा कुमारी, अजीत वगैरह। उसके बाद मुस्लिम एक्टर मुस्लिम के नाम से आने लगे, फिरोज खान, संजय खान वगैरह। और उसके बाद मुस्लिम एक्टर्स आके कहने लगे माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और तो ये तीन फेजेस में इनका कॉन्फिडेंस आया है। सर ये जब इस प्रकार का जजमेंट आता है, जैसे मैं भोजशाला पे वापस जाऊं, जब साबित हो गई कि आपने हमारी चीज को चुराया था, तो आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे अनुपम सर, मान लीजिए मैंने आपके ऑफिस में घुस के कोई कैमरा लैपटॉप चुरा लिया, तो जज साहब जजमेंट दे कि ठीक है अनुपम सर का सामान है, कैमरा है, लैपटॉप है, अभिषेक को लौटानी पड़ेगी, लेकिन कोर्ट आदेश देता है इलाहाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को कि अभिषेक को भी एक कैमरा लैपटॉप वैसा ही दिया जाए, तो इनको जमीनें जो मिल जाती है मस्जिद की जगह पर, यह भी तो अन्याय है। आपके सवाल का मैं 3 हिस्से में जवाब देता हूं। पहली बात तो अगर मेरा कैमरा लैपटॉप ले जाओगे तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं तुमको एक कैमरा लैपटॉप और भी गिफ्ट कर दूंगा। मैं कहूंगा अगर अभिषेक को चुराने की तौबा करे तो और एक दे दूंगा। दूसरी बात
मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न, दैट वाज जस्ट इन अ लाइटर वेन। दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं कि भाई साबित हो गया, साबित हो गया, अरे किसको साबित हो गया? किस नहीं मालूम था? मुझे कोर्ट को नहीं मालूम था कि हिंदुओं को नहीं मालूम था कि मुसलमानों को नहीं मालूम था? साबित किसको हुआ? ये भी लिखे पढ़ ठीक है। लिखा पढ़ी में का आदेश हो, किसको नहीं मालूम था? अच्छा, तीसरी बात, क्या साबित होने से उनको कोई ग्लानि होनी चाहिए? भाई जो लोग गर्व से खुद ही कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैलाता और तलवार की नोक पे फैलेगा, जहां पर ऐसी बातों को धार्मिक मान्यता, धार्मिक सहमति, धार्मिक उकसावा है मजहबी, तो आप खुद ही सोचिए कि उन्हें शर्मिंदगी किस बात की? वो तो जानते हैं, वो तो डंके की चोट पे कोर्ट के बाहर निकलते ही कहते हैं कि हाँ है ये। बाबरी मस्जिद के वकील, एक बार लखनऊ हाई कोर्ट में बहस हो गई थी मुझे उनसे, वो कह रही साहब वो तो पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, आप क्या कर लेंगे? वो अलग बात, कोर्ट में जाके कहते थे नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं, क्या बात करते हैं साहब, कैसी बात, विवादित जगह पे तो मस्जिद ही नहीं हो सकती, किस तरह की बात करते हैं? उनका तो दो तरह का अपना एक वो रहता है। और फाइनली ये बात की साहब, ये बात बड़ी एक जबरदस्त है, और इसको मैं सिर्फ एक कानूनी पहलू से देखता हूं। यदि आपने मेरे मकान पे कब्जा किया है और यदि मैंने मुकदमा लड़के आपको अपने मकान से बेदखल किया, तो क्या आप ये मांग करेंगे कि चूंकि मेरा कब्जा खाली हो करा लिया गया, मुझे दूसरा मकान दिया जाए? ये यही मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन था। मैंने कैमरा लैपटॉप गलत बोल दिया मुझे लगता है। मैं आपकी तरह वकील नहीं हूँ, पर मेरा कॉमन सेंस जो समझ में आया, ये बेसिकली बड़ी अजीब बात। बेसिकली बेसिकली आपका एक कब्जा हटाया गया है। ये कुछ चीजें गलत कर, जैसे कहा था अवैध अतिक्रमण हटा दिया। अरे अवैध अतिक्रमण नाम की कोई चीज नहीं होती, अतिक्रमण माने ही अवैध होता है, अतिक्रमण हुँ, माने ही अवैध होता है। उसी अवैध तरह होता है। जब, हाँ, उसी तरह जब किसी बिल्डिंग से आपको बेदखल किया गया है और कहा गया नहीं कि भाई बिल्डिंग तुम्हारी थी ही नहीं, तुम इतने दिन रह गए, हक उल्टा होना चाहिए ना। पिछले तीन पनिशमेंट चार मिलना साल चाहिए। किराया, भाई पिछले सैकड़ों सालों का किराया दो पहले। जब ये पता हाँ, चल गया कि तुम्हारा नहीं था, तो इसका हर्जाना भरो, किराया दो, हुँ, और चलो वो नहीं दोगे तो तुमको एक अलग से। लेकिन अब ये ठीक है, इसको एक मतलब थोड़ा हमारे यहाँ कोर्ट्स वगैरह भी अब ये पॉलिटिकल बैलेंसिंग, और शुरुआत इसकी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कर दी नाम, ये जो, राम मंदिर बल्कि वाला। वो तो पांच पांच जजेस का आदेश था, वो तो राम मंदिर वाले में, तो वो भी गलत था। आप अयोध्या जैसी जगह पे 5 बीघा जमीन, ये तो कोई ये बाबा है, बाबा ने भी उनको ऐसी जगह जमीन दी कि उन्होंने आज इतने साल में उन्होंने वहां पे एक ईंट भी नहीं रखी। हुँ, तो अब देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में बाबा जी जैसा है कि नहीं। लेकिन ख़ैर अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट में कितना टहलेगा, मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। यूसुफ पठान वहाँ ऐसा मदीना मस्जिद। फिर मैं कह रहा हूं ये बेशर्मी नहीं है अभिषेक, बेशर्मी नहीं है। जहां पर ऐसी बातों को धार्मिक मजहबी मान्यता प्राप्त हो, मजहबी अधिकार प्राप्त हो, तो ठीक है, वो तो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। हुँ, बुत हुँ, परस्ती तोड़ना, बुतों को तोड़ना, बिल्कुल, उनकी जगह मस्जिदों को तामीर करना, ये रिलीजियसली सैंक्शनड है, मजहबी सैंक्शन। रूप से। हाँ, मजहबी परमिशन है भाई इसमें, तो हुँ, कैसी शर्म? ये भी ठीक है, कैसी बेशर्मी तो है। अ, सर अरे फिर वही पॉलिटिकली बेशर्म। तो, चलो भाई। अच्छा, अब आप क्या चाहें? मतलब मैं उनको बेशर्म भी ना बोलूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं उनको बेशर्म, बेहया ना बोला नहीं जाए नहीं, तो मैं तो चाहता हूँ कि अब यही इसको यही रखो, क्योंकि फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगला सवाल। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सर आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में इस वक़्त एक राजनीति बहुत अचानक से उफान पर आई जब राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को के संदर्भ में बातें कही जो कि मायावती जी का अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया, और जिस प्रकार का ट्वीट आया, इसके बाद डरना चाहिए बीजेपी को या समाजवादी पार्टी के लिए काम तमाम कर गए राजकुमार भाटी? देखिए बात को समझें, फिर वही बात है, राजकुमार भाटी का ट्वीट आया, राजकुमार भाटी की स्पीच आई, अरे कम से कम 50 बार ये बंदा इस तरह की बातें कर चुका है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, इनका, बिल्कुल। हाँ, मैंने इसका एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, अभी कल ही पोस्ट किया है, तो 50 बार इस तरह की बातें कर चुका है ये आदमी। और बात सिर्फ राजकुमार भाटी की नहीं है,
लक्ष्मण यादव भी यही बोलता है, और तो और अखिलेश यादव भी ऐसे ही बोलते हैं। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही बोल रहे थे। बात को समझें, शुरुआत होती है ब्राह्मणों पर अटैक करके और बाद में वो सनातन तक चली जाती है। तमिलनाडु इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शुरुआत हुई थी ब्राह्मणों पे अटैक करने के और सीधे अब सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोड़ बताने लगे। अब तो सदन के अंदर बताया। सदन के अंदर नहीं, सदन के अंदर तो इसलिए बता रहे हैं कि सदन के अंदर कही हुई बातों पर मुकदमा नहीं चल सकता। पिछली बार बाहर कहा था, बाहर कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था, तो इस बार सदन के अंदर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना कर पाए। मतलब सदन के अंदर किसी भी माँ बहन की गाली दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसीलिए हमारे यहाँ शब्दों को दो भाषा में किया गया है, संसदीय और असंसदीय। तो अगर जो इसीलिए ना कहते हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, असंसदीय भाषा, तो सदन के अंदर का जो कुछ होता है उसके लिए लेकर आपको क्यों नहीं किया जा सकता। आपने पिछली बार देखा भी था कि भाजपा ने राहुल गांधी को चैलेंज किया था, जो यहाँ कह रहे हो बाहर कह के दिखाओ। तो वो सब अलग है। द पॉइंट इज कि उनका अपना यही तरीका है। पहले एक जाति विशेष को निशाना बनाते हैं, उसके बाद धर्म को निशाना बनाते हैं, मंदिरों को निशाना बनाते हैं, फिर पूरे इकोसिस्टम को निशाना बना देते हैं। तो राजकुमार भाटी हरकत को 100 बार कर चुके हैं, लक्ष्मण यादव 100 बार कर चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य 100 बार कर चुके हैं, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि सारी बातें अब अखिलेश यादव खुद करते रहे। ये भी ठीक, ये भी ठीक है। तो सर आपके अरे हिसाब से मुंह से सीधे बोलते रहते हैं कि तुम्हारे कपड़े का रंग देख के मैं तुम्हारी जाति समझ गया, ऐसी बातें वो पत्रकारों से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों के लिए, किसी के लिए। पिछली बार इन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। पहले तो रामजी लाल सुमन ने कहा था, फिर अखिलेश यादव ने कहा, और आज उनके पोते राणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। ओहो, राणा प्रताप, मैनपुरी में राणा प्रताप की मूर्ति से हाथ से भाला खींच के उसमें समाजवादी झंडा लगा दिया था। किसको छोड़ा है यार, किसको छोड़ा है? तो अब ये तो लोगों को तय करना है ना कि उसे देखें। जहां तक मायावती का सवाल है, मायावती की भी राजनीति शुरुआत में तो ऐसे ही हुई थी, तिलक तराजू कलम तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन जैसे जैसे वो राजनीति में बहुजन समाज पार्टी स्थापित होती गई, और खास तौर से गेस्ट हाउस कांड के बाद, गेस्ट हाउस कांड में मैं तो वही था, गेस्ट हाउस कांड में अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो मायावती की तो जान पे हमला हो जाता। तो उसके बाद मायावती ने अपने आप को बहुत चेंज किया, और फिर उन्होंने राजनीतिक कारणों से भी चेंज किया। और 2012 में जो मायावती की पूर्ण बहुमत से पहली और आखिरी बार इकलौती सरकार बनी थी, उसमें ब्राह्मणों के वोट का बड़ा रोल था, क्योंकि उस समय इन लोगों ने जो नारे दिए थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और सुनिए, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। तो इस तरह के नारे दिए थे, और उसके बाद इनको ब्राह्मण वोट भी मिले थे। और उसके बाद 2012 में पहली बार मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आई थी। 2007 में एक बात, 2012 में तो अखिलेश आए थे। तो मायावती जी के बारे में एक बात मैं और कहूंगा कि वो शुरुआती दौर के, जिसे कहना चाहिए 90 के आसपास के दौर की बात जाने दें, तो और वो भी काशीराम के चलते ज्यादा था। बाकी मुझे लगता है कि मायावती ने अपने आप को फिलहाल बहुत ही गरिमामय तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल किया है, और किसी भी जाति और किसी भी धर्म में किसी भी वर्ग को उन्होंने कोई अनुचित बात दशकों से नहीं कही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला कि भाजपा को क्या डरना चाहिए यूपी के अंदर? नहीं, भाजपा को डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सबसे बड़ी संख्या में है बाकी देश की अपेक्षा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। तो हर चुनाव में एक माहौल बनाया जाता है कि ब्राह्मण नाराज है, विकास दुबे को मार दिया ब्राह्मण नाराज है, विकास दुबे को मार दिया ब्राह्मण छोड़, और इस तरह हर चुनाव में इस तरह का एक माहौल बनता है। तो वो माहौल ही बन रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी ब्राह्मण, बात यहाँ भाजपा से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ, बाबा जी के अगेंस्ट तो मुश्किल है कि ब्राह्मण वहां पर जाएगा और सोचेगा भी। सर कौन सा थ्रेट आप बड़ा देख रहे हैं? बंगाल का तो थ्रेट बीजेपी ने ओवरकम कर लिया, लेकिन जो द्रविड़ पॉलिटिक्स तमिलनाडु के नाम पर, भले टीवी के आगे हो, बात वही है, हिंदी मिटा देंगे, अंग्रेजी मिटा देंगे, राजनीति में कोई अंतर आया नहीं है।
वो एक थ्रेट बड़ा बनता जा रहा है, या पंजाब के अंदर का थ्रेट बड़ा बनता जा रहा है? इनमें से कोई नहीं। एक बात बताओ अभिषेक, बंगाल में चलो माना इतने साल तक ममता बनर्जी थी, और पंजाब में अभी तक भाजपा आई नहीं है, असम में जो है वो आप हाल देख ही रहे हैं। थ्रेट सबसे बड़ा कुछ और है। आप कल से देख रहे हैं, परसों से, कि भोपाल में क्या हुआ। भोपाल में उस उमड़ी हुई भीड़ को आपने देखा। तो बात कहीं की भी हो, चाहे भोपाल मध्य प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश में तो भाजपा है और लगातार रही भी है, तो चाहे बात गुजरात की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे कश्मीर की हो, और चाहे उत्तर प्रदेश की हो, सबसे बड़ी थ्रेट है डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। ये जो पॉपुलेशन में बदलाव आ रहा है, वो सबसे बड़ा थ्रेट है। यदि पॉपुलेशन में बदलाव नहीं है तो कश्मीर में भी दिक्कत नहीं होगी, और पॉपुलेशन में बदलाव आ गया तो उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत आ जाएगी। भाई, भारत जैसा देश जिसको धर्म के आधार पे 3 टुकड़ों में काट दिया गया, आज अगर उस देश में भी 7-8 प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो चला है, तो थ्रेट जो है सबसे ज्यादा डेमोग्राफी है। क्योंकि जैसा कहते हैं कि जनसंख्या ही प्रारब्ध है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कंप्लीट सरकार और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। वो तो पुलिस के सामने ही नारे लग रहे थे, और 8% मारा जमात। भी है नहीं, लेकिन बाद में पुलिस ने पीट के सबको भगाया, जो मैंने देखा। सर, यहीं पे मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन हो तो बाबा की तरह हो। काम तो रूथलेस, शुभेंदु अधिकारी से भी सीख लेते। वो मुझे लग रहा है कि वो सीखा सिखाया है। चेकलिस्ट लेकर के आया कि आज ये काम करना है, कल वंदे मातरम करना है, सरकारी स्कूल में भी करना है, तुम मत गाओ वंदे मातरम, हम देख लेंगे। मैं ये समझना चाहता हूं गो कि हत्या क्यों उनकी नहीं बैन हुई? यूपी में गो हत्या क्यों नहीं बैन हुई पश्चिम बंगाल में? सारा ये बैन किया है पश्चिम बंगाल नहीं, में। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 14 साल से ऊपर का जानवर होना चाहिए, एक वेट द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। गो हत्या पे कंप्लीट बैन क्यों नहीं हुआ? 15 साल की गाय भी क्यों कटे, जैसे उत्तर प्रदेश में? नहीं, वो तो है। इस पर तो मेरे पास अभी आंसर नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पार्टिकुलर नहीं, शायद मेरा उसमें। मैं आप जानते हो अभिषेक कि कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, अगर गलत है तो गलत है, मतलब, और गलत इसलिए बात है कि हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो होगी नहीं कैसे भाई? होगी आवाज कैसे? उठाएंगे बिल्कुल, तभी तो होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हल्ला बिल्कुल। मचाएंगे कि नहीं साहब, ये 14 साल 15 साल वाला कोई रूल नहीं, कंप्लीट बैन लाइए। कंप्लीट बैन है, बिल्कुल। हाँ, और उसमें शुभेंदु अधिकारी को लगता है, और किसी हद तक सही लगता है, कि इस माध्यम से वो अनऑफिशियली गो हत्या बैन करा देंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तरह से रोक दिया है, बूचड़ खानों पे बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, तो वो ठीक है, लेकिन उसको कानून में डालिए, कानून में डालिए, और गो हत्या पे कंप्लीट बैन लगाइए। संभवतः भारतवर्ष में सदन गाय नहीं चलने का कटनी वेट हो रहा चाहिए, हो। भारतवर्ष में गाय नहीं कटनी चाहिए। अनुपम मिश्रा सर, मैं ये कह रहा हूँ, संभवतः सदन चलने का वेट वो कर रहे हो कि एक बार ये होने दे, उसके बाद मैं इस पे काम करूंगा। ईश्वर करे ऐसी बात हो, ईश्वर करे ऐसी बात हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि उसपे एक्शन तो दिख ही रहा है। अब ये देखना है हालांकि इसका कि सदन से कोई लेना देना नहीं है, आप एकदम तुरंत ऑर्डिनेंस लाके बंद कर सकते हैं। लेकिन चलिए, जब आ जाए, फिलहाल तो जो वो जिस तरह का वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, गाय काटना आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में संभव नहीं रह गया, लेकिन उसको आप पूरा कानून में लाइए। ठीक, ठीक, ये भी ठीक है। तो सर, आखिरी प्रश्न इन सब पूरे इश्यूज पर के, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी कहा कि हर चीज संभल के करना है, गोल्ड नहीं परचेज करना है, पेट्रोल प्राइसेस और पेट्रोलियम का उत्पाद, वास्तव में लग रहा है कि वैश्विक संकट ये अब लंबा खींचेगा, और भारत में 1 अरब 50 करोड़, उनमें से आधे तो चूंकि मोदी विरोधी है तो फॉलो भी नहीं करेंगे। तो भारत में गंभीर संकट आने वाला है, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, संकट आ चुका है, संकट बहुत पहले से है, और मैं इस बात को हर चैनल पे, अपने चैनल पे लगातार कहता रहा हूं कि भैया, हमने कोई कसम खाई कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल दाम बढ़ाना चाहिए, और ये कोई हमारी गलती है? मतलब वो क्या, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? अब अगर ईरान और अमेरिका कर रहे हैं हाथापाई, तो मैं क्या करूं भाई?
लेकिन उसका असर चारों तरफ आ रहा है, हमारे ऊपर भी आ रहा है। हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। वहां पे अगर ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, इजराइल लड़ रहे हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हमने किया है, हमारी क्या गलती है? अगर एक वैश्विक अंतर आ रहा है, अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जो खुद ही तेल निकालता है 30% दाम बढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया में बढ़ सकते हैं, तो हमने क्यों कसम खाई थी भाई? कितने दिन बाद 3 थी। और एक बात और, हरदीप पुरी कहते हैं कि आपको लगता है कि चुनाव की वजह से हमने दाम रोके थे, पर हमने तो 2022 से ही दाम नहीं बढ़ाए। 4 साल हो गए, बीच में दर्जनों चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव तक हो गया। उन्होंने कहा जिन लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल या असम के चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़े, उनको मैं याद दिला दूं कि आखिरी बार भारत में 4 साल पहले दाम बढ़े थे। बिल्कुल बढ़ाइए दाम, 100% बढ़ाइए दाम। वैसे भी आपको मुझे समझ नहीं आता है, एक घर में 6-6 गाड़ियां क्यों है भाई? बढ़ाइए दाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर कीजिए। सड़क पे चलने की जगह नहीं रह गई, जाम लगा के रखा है पूरी जगह। मुझे लगता है बिल्कुल गाड़ी भाई, पेट्रोल ही नहीं, गाड़ियों में भी टैक्स लगाइए, गाड़ियों में भी टैक्स लगाइए। अगर तुम्हारे घर में एक से दूसरी गाड़ी आए तो उसमें इतना पैसा कर दीजिए कि सब आप खरीदने से पहले पसीना आ जाए। क्या तमाशा बचा के रखा है? अनुपम सर, कुछ गरीब लोगों का भी ध्यान रखिए। इधर भी कुछ लोग हैं जो सोचे थे कि यूपी इलेक्शन में इस बार कवर करेंगे अगस्त से ही, तो थोड़ा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अनुपम सर का मानना है कि भाई पूरे इलाहाबाद में नहीं, यूपी एक इलेक्शन में कवर करने में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसे ही नहीं, एक संदर्भ में मैं कहा। बात सुनो ना भाई। द पॉइंट इज अभिषेक कि आप इसको समझो, 4 साल से कोई चीज रोक कर रखी गई थी। बिल्कुल। ये जिस दिन अमेरिका ने पहली स्ट्राइक की थी ईरान पे, उसी दिन बढ़ा देना चाहिए ना, उसी दिन बढ़ा देना चाहिए। पूरी दुनिया में बढ़ा है भाई। और एक मिनट, जब वैश्विक संकट आया है तो शास्त्री जी ने कहा खाना छोड़ दो। नेहरू ने तो कहा कि एक कंपलसरी डिपॉजिटिंग स्कीम लाए थे कि तुम्हारी तनख्वाह से इनकम टैक्स भी काटा जाता था और तुम्हारी तनख्वाह का एक हिस्सा उठा के एफडी करा दिया जाता था 5 साल के लिए कम रेट पे। तुम कहते रहो कि मुझे एफडी नहीं करानी, क्या नहीं तुम्हें करानी है, तुम्हारा हिस्सा खींच लिया जाता था। नेहरू ने तो लोगों के मंगलसूत्र ले लिए, तो वो मंगलसूत्र आज तक वापस नहीं हुए, आरबीआई में जमा है। तो भाई तुम कम से कम पेट्रोल की कीमत तो बढ़ा सकते हो। इंदिरा गांधी लेके आई थी कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम। ये वो देश है जिसमें 97.5% इनकम टैक्स लगा, 97.5। आप 100 रुपया कमाते थे, 2.5 रुपया घर ले जाते थे। नहीं, मैं राजनीति पर बात कर रहा था कि जिस प्रकार की राजनीति हो रही है कि नरेंद्र मोदी अब ये सारा बड़ी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया में जहां जहां सरकारों ने कहा कि भैया दिक्कत आई है, मदद कीजिए, पूरा देश साथ हो गया। हमारे यहाँ तो विजय साहब, प्रधानमंत्री से इतना कह दिया कि कम पेट्रोल खर्चा करो तो उसमें भी उल्टे खड़े हो गए। एक बार प्रधानमंत्री को ये जरूर अपील करनी चाहिए कि आप लोग कृपया पूरे महीने खाना ना खाएं, ये अच्छी बात नहीं है, खाना रोज खाया कीजिए। कई लोग निकल लेंगे। प्लीज अरफा खानम, तुम बुरा मत मानना, तुम खा लेना पेट भर के। तो आज के संस्करण में अनुपम सर के साथ इतना ही। मेरे कहने का मतलब ये था कि इलाहाबाद में जब मैं गया था लास्ट टाइम, तो सर ने कहा था कि भैया सिर्फ मेरी गाड़ी चले, ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए। तो वैसी मोदी जी बनाना चाहते हैं। अभिषेक एक्चुअली मेरे शहर में बिल्कुल भीड़ नहीं हुआ करती थी, अब बड़ी भीड़ हो गई है। वो सब क्या उटपटांग बोल रहे हो? मतलब ये मेरे शहर में बड़ी खाली खाली सड़कें हुआ करती थी और अब भीड़ बहुत चौड़ी ज्यादा सड़क हो है गई। सर, इलाहाबाद मुझे पसंद आया। अगर मेरे पास भूमि होती, धरती होती, तो मैं इलाहाबाद में बसने का सीरियसली सोच रहा हूँ कई दिनों से। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा बिहार तुम भी मन बनाओ, हम बसा देंगे। तो चलिए, आज के संस्करण में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया अनुपम सर के चैनल घूमता आईना और द अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर का भी शो 8:30 से 9:30 होता है, कभी-कभी 9:30 से 10 बजे होता है, लेकिन आप दोनों चैनल पर बारी-बारी से देख सकते हैं। आप दोनों चैनल को भरपूर प्रेम दे रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ, ये अच्छी बात है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।